फिर वो सोने के सिक्कों की मुट्ठी भरकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है और सब लोग बारी बारी उसका हाथ चूमते हैं और सिक्के वसूल करते जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थरुल और अर्शिस वापसी की तरफ रवाना थे। काय कबीले में मरकजी खेमे के बाहर सब लोग जमा थे क्योंकि सरदार का इंतखाब हुआ था। इतने में दुंदार साहब के सामने आकर कहता है, अल्लाह के हुक्म से मैं सरदार मुंतखब हो गया हूँ। सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि हंदी बाजार को एक अच्छी कीमत पर एक बहादुर तुर्क को बेचूंगा। ये सुनकर कबीले के लोग शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर बामसी बोल पड़ता है और कहता है, दुंदार साहब, हम कब से उस चीज को बेचने लगे हैं जिसके लिए हमने खून बहाया हो, और कब से हम अपने शहीदों को बुलाकर यहाँ से भागना चाहते हैं। इसकी अब क्या जरूरत पड़ी है। दुंदार कहता है, अपनी हद में रहो बामसी, अपनी हद में रहो, हम यहाँ किसी से नहीं भाग रहे। फिर तुर्गत भी बोल पड़ता है और कहता है, तो फिर हम क्यों जल्दी में बाजार बेचकर इस इलाके से जाना चाहते हैं, क्या जल्दी है, और अर्थरुल साहब के इंतकाम के बारे में क्या ख्याल है। ये सुनकर कबीले के लोग भी तुर्गत की बात से रजामंदी का इजहार करते हैं। फिर दुंदार कहता है, तुम लोगों ने कब से एक सरदार के फैसले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है तुर्गत अल्प। तुर्गत कहता है, आपको हुक्मरानी का हक है और हम अपनी रवायात की इज्जत करते हैं, लेकिन ये जान लो दुंदार साहब, हम ये जमीनें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जिसके लिए हमारे बहुत से अच्छे आदमी शहीद हो गए, और हम अर्थरुल साहब का इंतकाम लिए बगैर कहीं नहीं जाएंगे। फिर कबीले के लोग भी शोर मचा देते हैं। दुंदार साहब को खामोश कराकर कहता है, मेरा रास्ता वाज़ेह है, मैं अपना फैसला तब्दील नहीं करूंगा। अगर आपको मेरा फैसला कबूल नहीं तो आप लोग अपने रास्ते जा सकते हो। ये कहकर दुंदार अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ जावेदार कबीले में बहादुर सरदार वाली जगह पर जाकर बैठ जाता है। इतने में असलहान वहां आ जाती है और सख्त गुस्से में कहती है, आप मेरी इजाजत के बगैर मेरे खेमे में आए और सरदार वाली जगह पर बैठ गए, आप फौरन यहाँ से निकल जाओ। बहादुर कहता है, मैं यहाँ तुमसे बहस नहीं करने आया असलान खातून, काय कबीले ने दुंदार को सरदार मुंतखब कर लिया है। अब मैं हंदी बाजार खरीदने के लिए जा रहा हूँ। मैंने जावेदार कबीले के जिरगे के आदमियों से भी बात कर ली है, उन सब ने मेरी अतात कबूल कर ली है। अब तुम ये सब नहीं रोक सकोगी। कल जावेदार कबीले की हुक्मरानी तब्दील हो जाएगी और सब मेरे आगे झुक जाएंगे। अब मैं तुम्हें आखिरी दफा कह रहा हूँ कि नए सरदार के लिए जिरगा बुला लो। ये कहकर बहादुर वहां से चला जाता है। इतने में इस्मा वहां आकर कहती है, क्या हुआ असलान खातून। असलान कहती है, इस्मा खातून, फौरन सिपाहियों को तैयार करो, हम काय कबीले की तरफ जा रहे हैं। इस्मा बाहर निकल जाती है। उसके जाने के बाद असलान कहती है, मैं अपने आखिरी सांस तक इनके खिलाफ मुज़ाहमत करूंगी। दूसरी तरफ आरिस अभी तक गार में मौजूद था और अपने आप से कहता है, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की पहली शिकस्त नहीं बनने दूंगा अर्थरुल। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है, काय कबीले से खबर आई है जनाब, दुंदार काय कबीले का सरदार मुंतखब हो गया है और उसने बाजार बेचने की तकलीफ में आपको भी दावत दी है। आरिस कहता है, लानत हो, मैं अर्थरुल और सिमको को कत्ल किए बगैर कहीं नहीं जा सकता, वो दोनों जरूर यहाँ आएंगे, तुम जाकर नजर रखो। दूसरी तरफ अर्थरुल और अर्शिस वापसी की तरफ रवाना थे। एक जगह पहुंचकर अर्थरुल अपना घोड़ा रोक लेता है और कहता है, अब मुझे अपनी दुआओं के साथ अलविदा करो अर्शिस। अर्शिस कहता है, मेरी दुआएं आपके साथ हैं अर्थरुल साहब। फिर अर्थरुल कहता है, अब वक्त आ गया है कि हम अपनी तलवारों से दुश्मन के घोंसले को तबाह कर दें। अर्शिस कहता है, मैं काला जसर किले में आपकी आंखें और कान बनूंगा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा और हम मिलकर वहां अपना झंडा गाड़ेंगे। फिर वो दोनों आपस में हाथ मिलाकर दो मुख्तलिफ रास्तों की तरफ रवाना हो जाते हैं। काय कबीले में हलीमा सुल्तान अर्थरुल के घोड़े के पास खड़ी थी और उसे कहती है, अब तुम्हें आजाद हो जाना चाहिए और जाकर अपने साथियों से मिलना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि तुम ये सब देखो जो हमारे कबीले में हो रहा है। फिर वो उसके ऊपर से चीजें वगैरह उतार कर उसे भगा देती है। अख्तुल गली भागता हुआ कबीले से निकल जाता है। आयमा खातून रोने लगती हैं और हलीमा भी भागती हुई अंदर चली जाती है। घोड़ा भागते भागते जंगल में पहुंच जाता है। हंदी बाजार में बाजार बेचने की तकरीब होने वाली थी। सादुद्दीन बहादुर और उसके बेटे को लेकर वहां पहुंच जाता है। दुंदार उन साहब को खुश आमदीद कहता है। फिर सादुद्दीन उसे सरदार बनने की मुबारकबाद देता है और तोहफे के तौर पर एक तलवार देता है। फिर वो सब अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ अर्थरुल तेजी से कबीले की तरफ बढ़ रहा था। इतने में उसका घोड़ा अख्तुल गली उसके सामने पहुंच जाता है। अर्थरुल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घोड़े से उतरकर उसके पास आ जाता है और कहता है, तो तुम मुझे तलाश कर रहे थे, मैं तुम्हें भाई नहीं कह सकता, तुम मेरे लिए इससे भी कहीं ज्यादा कीमती हो। जिन लोगों ने हमारे लिए जाल बिछाया था वो कामयाब नहीं हो सके, अब हम इकट्ठे मिलकर उनसे हिसाब लेंगे। इसके बाद अर्थरुल दूसरे घोड़े के ऊपर से चीजें उतार कर अख्तुल गली को पहना देता है और फिर उस पर सवार होकर रवाना हो जाता है।
दूसरी तरफ सिमको वापस एंथियोस के ठिकाने पर पहुंच चुका था। इतने में अंदर से आरिस निकल आता है। आरिस के सिपाही उसे चारों तरफ से घेरे में ले लेते हैं। फिर आरिस पूछता है, अर्तुल कहाँ है? सिमको कहता है, तुम और मैं एक तुर्क से छुटकारा हासिल करने में नाकाम हो गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो हम दोनों से छुटकारा हासिल कर लेगा। फिर आरिस पूछता है, अर्तुल जंजीरों से कैसे आजाद हुआ? सिमको कहता है, कुछ तुर्कों ने हम पर हमला किया था। उन्होंने मेरे सारे आदमियों को मार दिया। मैं बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। उन्होंने अर्तुल को बचा लिया था और अब वो अपने कबीले की तरफ जा रहा होगा। अब वो तुम्हारे पीछे आएगा आरिस, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। फिर आरिस सिमको के पेट में तलवार घोंपकर उसे मार देता है। फिर वो सिपाहियों को कहता है, तैयार हो जाओ, हम अली बाजार लेने के लिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ असलान काय कबीले में पहुंच जाती है और उनसे मिलने के बाद कहती है, सबसे पहले जरगे के फैसले पर आपको मुबारकबाद है। क्या आप इन जमीनों से चले जाएंगे? आयमा खातून कहती हैं, अभी ये वाजे नहीं है बेटी। असलान कहती है, मेरे कबीले के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं आयमा वालदा। तुर्कों से मेरी बात हो गई है, वो किसी भी सूरत यहाँ से नहीं जाना चाहता। आप हमारे कबीले में आ जाएं, हम सब मजबूत हो जाएंगे। आयमा खातून उसका शुक्रिया अदा करती हैं। इतने में अर्तुल कबीले के बहुत करीब पहुंच चुका था। कबीले का ढोल बजने लगता है और सब लोग इकट्ठे होने लगते हैं और हैरानगी से उसे देखने लगते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहे थे कि ये अर्तुल है। आयमा खातून और बाकी औरतें भी अंदर से आ जाती हैं। फिर अर्तुल कबीले में दाखिल हो जाता है। सब लोग उसे पहचान लेते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। अर्तुल घोड़े से उतरकर अपने बेटे से मिलता है। इतने में हलीमा भी आ जाती है और कहती है, या तो मैं मर गई हूँ या फिर आप दोबारा जिंदा हो गए हो अर्तुल। अर्तुल कहता है, ना ही तुम मरी हो और ना ही मैं दोबारा जिंदा हुआ हूँ हलीमा। दुश्मनों के जालों को तबाह करके मैं वापस आ गया हूँ। इसके बाद हाइमा खातून अपने बेटे से मुलाकात करती हैं। फिर असलान भी अर्तुल को खुशआमदीद कहती है। फिर अर्तुल अपने दूसरे साथियों के साथ मुलाकात करने लगता है। सब बहुत खुश और पुरजोश हो जाते हैं। आखिर में अर्तुल बामसी से मिलता है। बामसी कहता है, मुझे माफ कर दें अर्तुल साहब, मैं आपकी हिफाजत नहीं कर सका। अर्तुल कहता है, तुमने सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे बामसी। तुम मेरी ढाल बन गए थे और जख्मी हो गए थे। बामसी कहता है, काश के मैं मर जाता सरदार और ये चीजें ना देख पाता जो हमारे कबीले में हो रही हैं। अर्तुल कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो बामसी? फिर अर्तुल अपनी वालदा से पूछता है, कबीले में क्या हुआ है वालदा, धुंधार कहाँ है? हाइमा खातून कहती हैं, बेटा तुम्हारे जाने के बाद हमारी माशी सूरत खराब हो गई थी। धुंधार कबीले का सरदार बन गया था और उसने फैसला किया है कि हली बाजार बेचकर हमें गुंदोगदो और सुंगल तेगन के पास वापस चले जाना चाहिए। यह सुनकर अर्तुल हैरान परेशान हो जाता है। फिर पूछता है, धुंधार अभी कहाँ है? हकीम अर्तुल कहता है, वो हली बाजार बेचने गया है सरदार। इतने में अंदर से गुंदोज तलवार उठाकर बाहर आ जाता है और कहता है, बाबा आप तलवार के बगैर मत जाओ। अर्तुल हंसते हुए उसे तलवार ले लेता है। फिर हाइमा खातून कहती हैं, जल्दी जाओ और हली बाजार को बचा लो बेटा। फिर अर्तुल कहता है, चलो सिपाहियों हली बाजार चलें। फिर वो सब अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए रवाना हो जाते हैं और यहाँ इस केस का इख्तिताम हो जाता है।